वेलकम स्टूडेंट। क्लास 10 के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। संसाधन संसाधन चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और कुछ घटनाएं हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे क्योंकि उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। आगे आप लोग को दिक्कत हो सकता है, इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास कार्य करना तथा भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उपयोग करना, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। मतलब विकास ऐसे हो कि भविष्य के पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए। आगे है पृथ्वी सम्मेलन 1992। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्न विषयों पर चर्चा हुआ। एक सम्मेलन हुआ था, पूरे विश्व के लोग वहां आए थे और वहां पे कुछ चर्चाएं हुई, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण कैसे संरक्षित किया जाए उस पर बात हुआ। दूसरा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या। तीसरा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैसे पूरे विश्व में जिस तरह से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उस पर भी वहां विचार विमर्श किया गया। चौथा है जैव विविधता का संरक्षण। जैसे हम लोग जानते हैं पूरे विश्व में जीवों की विविधता है, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव भी है जो विलुप्त हो रहे, उस पर भी वहां चर्चा किया गया। आगे है एजेंडा 21। एजेंडा 21 भी वही बैठक से संबंधित है, मतलब पृथ्वी सम्मेलन से ही संबंधित है। एजेंडा 21 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन द्वारा 21 बिंदुओं पर विचार किया गया था। ये बिंदु इस प्रकार से है। मुख्य बिंदु 5 है, मतलब कि टोटल 21 बिंदु पर बात किया गया था, लेकिन मुख्य उसमें 5 है। पहला है समान हितों, दूसरा है पारस्परिक आवश्यकता, तीसरा है सम्मिलित जिम्मेदार, चौथा है पर्यावरण क्षति से बचाना, पांचवा है रोगों से निपटना। आगे है संसाधन नियोजन। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग अर्थात संसाधनों का ऐसा उपयोग कि भविष्य के लिए बचा कर रखा जा सके, उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ का उस तरह से उपयोग हो कि भविष्य में वो बचा रहे। आगे है भारत में संसाधन नियोजन। भारत एक विशाल देश है, यहाँ विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कोयले की प्रचुरता है। सब हम लोग जानते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राजस्थान में सौर एवं पवन ऊर्जा पाए जाते हैं, और हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं कि राजस्थान में सौर एवं पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की अपार संभावनाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश सब हम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से भारत की एक मुख्य नदी गुजरती है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो सदावाहिनी नदी है। और अरुणाचल प्रदेश हम लोग सबको जानते हैं कि वहाँ से हिमालय पर्वत भी, वहाँ पे हिमालय पर्वत का भी विस्तार है। तो हिमालय पर्वत होने के कारण वहाँ का जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ है, और उस क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, इसलिए वहाँ जल विद्युत उत्पादन का संभावना है, लेकिन वहाँ पे उतना जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। भारत में संसाधन नियोजन के लिए ही पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। भारत में 5 सालों का एक योजना बनाया जाता था।
कि जो भी संसाधन है उसको एक नियमबद्ध तरीका से उसका उपयोग हो। ऐसे नहीं कि उसका बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग कर दे और वो जल्दी ही खत्म हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि जिस राज्य में वो पाया जाता है वहीं के लोग उसका उपयोग करते हैं। पूरे भारत के लोग संसाधन का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भू संसाधन। भू संसाधन भी इसी चैप्टर का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे भूमि का विभाजन किस तरह से हुआ है। भूमि को हम लोग मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पहला है पर्वत। पर्वत भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। पर्वत जो है भूमि के 30% भाग पर विस्तृत है। पर्वत 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। पर्वत जो है 12मासी नदियों के लिए प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना भी पूरे विश्व में जितना भी बड़ी नदी है वो निकलती है पर्वत से, और वो जो नदी पर्वत से निकलती है वो नदी सदावाहिनी नदी रहती है। आगे देखते हैं पठार। पठार लगभग भू क्षेत्र के 27% भाग पर विस्तृत है। जो पठार है कुल भूमि के 27% भाग पर विस्तृत है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में ही खनिज पाया जाता है और जीवाश्म ईंधन भी अधिकतर देखिएगा तो पठारी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? तो पेड़ पौधे एवं जीवों के अवशेष से बने खनिज को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम दोनों जीवाश्म ईंधन है। पेड़ पौधों एवं जीवों के लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे दबे रहने से कोयला और पेट्रोलियम बनता है। चलिए आगे देखते हैं मैदान। भू क्षेत्र के 43% भाग पर मैदान विस्तृत है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त है। मैदानी क्षेत्र में ही कृषि किया जाता है। उद्योग भी जितने भी स्थापित किए जाते हैं, जितना शहर बसाया जाता है, सारा मैदानी क्षेत्र में ही ये सब क्रिया किया जाता है। आगे देखते हैं भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण। भूमि का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से उनके गुणवत्ता में जो कमी आती है उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि का अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग करेंगे तो भूमि का जो गुण है उसमें कमी आ जाता है, उसी को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण के कारण यहाँ पे 7 कारण दिया गया है, उसको एक एक करके देखेंगे। पहला है मानवीय क्रियाकलाप। मानव का भूमि पे दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे भूमि का जो गुण है वो उसमें कमी आते जा रहा है। दूसरा है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई। वनों की कटाई होने से क्या होगा कि वन को काट देंगे, जंगल को हम लोग साफ कर देंगे, तो जो मिट्टी है वो बरसात में पानी के साथ बह के चला जाएगा, गर्मी में हवा में वो उड़ के चला जाएगा, और ऐसे में भूमि का निम्नीकरण होता है। तीसरा है अति पशुचारण। पशुओं को भूमि में अधिक चराने से भी भूमि का निम्नीकरण होता है, क्योंकि घास का कमी हो जाता है। घास भी मिट्टी को पकड़ के रखता है। ठीक, तो अति पशुचारण कौन कौन सा राज्य में अधिक हुआ है? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। चौथा है खनन। झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में खनिज का अधिकता है, हम लोग सबको जानते हैं, इसलिए यहाँ खनन क्रिया अधिक हुआ है। और खनन क्रिया में क्या होता है कि
कोयला को, पत्थर को, यूरेनियम को, बॉक्साइट को जब हम लोग जमीन के नीचे से खोद के निकालते तो पहले हम लोग ऊपरी परत जो मिट्टी है उसको हटाते हैं। तो जो मिट्टी जो कृषि लायक रहता है मिट्टी वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में भूमि का निम्नीकरण होता है। पांचवा है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक हुआ है क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि कार्य बहुत ज़्यादा होता है और इसमें है कि इन क्षेत्रों में सिंचाई अधिक होता है जिससे जो ऊपरी परत है वो हमेशा ढीला रहता है और वो एक तो पानी से बह के दूसरी जगह चला जाता है या पवन से भी उड़ के दूसरी जगह चला जाता है और ऐसे में उस क्षेत्र में मृदा अपरदन बहुत अधिक हुआ है। छठा है अधिक सिंचाई। मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता पंजाब एवं हरियाणा में अधिक हुआ है। अधिक सिंचाई, हम इससे जस्ट पहले वाला में बताया कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जो पंजाब हरियाणा से सटा हुआ है उन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई किया जाता है क्योंकि उन क्षेत्रों में कृषि कार्य बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे हम लोग खाने के लिए बस कृषि करते हैं वैसे वहाँ पे नहीं, वहाँ पे उन क्षेत्रों में मतलब कि बेचने के पर्पज से, व्यवसाय की दृष्टि से कृषि किया जाता है, इसलिए वहाँ पे अधिक सिंचाई करके अधिक उपज किया जाता है। और वैसे में उस क्षेत्र का जो पंजाब एवं हरियाणा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जो भूमि का ऊपरी परत है उसमें पूरा लवणीयता मतलब उस क्षेत्र का जो मिट्टी है वो सफ़ेद सफ़ेद हो गया है, मतलब वो भूमि बिना खाद का वो कृषि लायक नहीं रहा। आगे है उद्योग। उद्योग से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। ये 7 कारण है भूमि के निम्नीकरण का। आगे देखते हैं भूमि निम्नीकरण रोकने के उपाय। पहला है वनोरोपण। वनारोपण करने से क्या होगा कि मिट्टी को पेड़ पौधा पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे और ऐसे में भूमि को बचाया जा सकता है। दूसरा है चारागाह का उचित प्रबंधन। चारागाह का उचित प्रबंधन मतलब कि एक एरिया चराने के लिए रखना चाहिए और मतलब उस क्षेत्र को हमेशा हरा भरा रखने का कोशिश करना चाहिए। तीसरा है पशुचारण नियंत्रण। पशुचारण को नियंत्रण करना चाहिए, मतलब चारा के लिए भी कृषि करना चाहिए जिससे पशुचारण नियंत्रण होगा। चौथा है घास और कांटेदार झाड़ियाँ लगाना। घास और कांटेदार झाड़ी लगाना अति आवश्यक है क्योंकि इनके लिए जल का ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये इससे जंगल को बचाया जा सकता है और मिट्टी भी इससे मिट्टी का भी निम्नीकरण इससे रुकेगा। पांचवा है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। बंजर भूमि जिसमें कृषि नहीं होता है उस क्षेत्र को भी हम लोग बचा के रख सकते हैं अगर उसमें घास लगाया जाए या ऐसे ही छोटा छोटा पौधा उसमें लगा करके हम लोग बंजर भूमि को भी खेती योग्य बना सकते हैं। छठा है अनावश्यक खनन पर रोक। अनावश्यक खनन मतलब जरूरत से ज़्यादा खनन न हो। साथ है कारखानों से निकलने वाले जल को साफ करना। जो भी कारखाना से गंदा जल निकलता है वो भूमि में मतलब कि मिट्टी में पहुंचता है और मिट्टी का जो उर्वरक शक्ति रहता है वो घट जाता है। इसलिए जो कारखाना से जल निकलता है उस जल को मतलब कि उसको साफ करना चाहिए और उसको दोबारा उपयोग योग्य बनाना चाहिए। आठवां है भूमि प्रदूषण कम करना। भूमि प्रदूषण कम करना चाहिए क्योंकि जो भूमि है हम लोग
उस भूमि का उपयोग करेंगे और हमारे आने वाले पीढ़ी भी उसी भूमि का उपयोग करेंगे। इसीलिए हम लोग को भूमि प्रदूषण को रोकना चाहिए। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा उसको पढ़ लीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज का PDF लिंक दिया हुआ है, वहां से PDF को डाउनलोड कर ले। धन्यवाद।